घर बिल्डोजर चलाया जाए, सरकारी ताला लगाया जाए, उसके फांसी हो कड़ी से कड़ी, उससे मोहलती ना मिले पानी तक पीने की। हम तड़प रहे हैं, ऐसी उसके फैमिली तड़पे वैसे ही। ये लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे बाकी के 2 बेटे हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं डरेंगे? डरने वाला माहौल तो पैदा कर दिया है। पुलिस इनके लिए काम नहीं कर रही है, सरकार इनको पूछ नहीं रही है, कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं डरेगा इंसान? मैंने अभी जो छोटी सी लाइन बोली दोबारा बोल सकता हूँ कि आदमी को खून वून सब माफ है भाई। आज मोदी राज में अगर आप किसी मुसलमान को मार रहे हो तो बिंदास मार दो, आपके लिए सब कुछ है। आज इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया। आप मुसलमान हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा आपके साथ क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है। आपके साथ बलात्कार हो रहा है या मर्डर हो रहा है या छेड़छाड़ हो रही है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आज उधर तो 2 मिनट में बुलडोजर चल गया था, अपना क्या नाम था, रेखा गुप्ता, वो उनके घर वाले के लिए संवेदना दे रही है। यहाँ का तो काउंसलर तक नहीं आया यहाँ पूछने के लिए क्या ये 16 साल का बच्चा जवान नहीं था? इनका भी तो एक ही लाल था भाई, जो उस उम्र में था, जो आगे बढ़ता, इनका काम करता, हेल्प करता, कल को कमाता, दिन की राह पे चल रहा था, अच्छा खासा पढ़ रहा था, 10वीं क्लास में था, इनका फ्यूचर था। किसी काउंसलर को कोई संवेदना नहीं हुई, किसी एमएलए को कोई संवेदना नहीं हुई, किसी सरकारी तंत्र को कोई संवेदना नहीं है कि एक बार आकर के इनके घर में कम से कम सांत्वना ही दे जाए। तो क्यों मुसलमान है नहीं जाएंगे तो कर लीजिए, नहीं जाएंगे, देते रहिए वोट बीजेपी को, यही होता रहेगा। तो फिर वोट बैंक छीनने का भी तो डर होता है ना इन लोगों के बीच में कि हम इसके घर पे चले जाएंगे तो मेरा वोट छीन जाएगा। माने एक इंसान, भाई मैं भी तो आया हूँ, मेरे क्लाइंट हिंदू मुझसे छिन जाएंगे ये सोच के आऊँगा कि अब सिर्फ मुझे मुसलमान क्लाइंट ही मिलेंगे? मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। वो तंत्र चला रहे हैं भाई, पूरा राजतंत्र उनके पास है, सत्ता उनके पास है, उनका हक बनता है हर एक मजलूम के पास आना, उनके दुख दर्द सुनना, उनकी मजबूरी सुनना। रेखा गुप्ता जी, वहाँ पे जैसे अनाउंस हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, क्या इस घर को मदद की दरकार नहीं है? इनका जवान बच्चा गया, क्या इनके लिए कोई अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए थी? इनके परिवार से किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? इनके परिवार को कोई सहायता आर्थिक रूप से नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन इनके लिए कोई नहीं है, काउंसलर तक नहीं आ रहा है, एरिया का कोई जो लोकल लीडर्स हैं वो तक नहीं आ रहे हैं। जी मैं काम पे था, मेरे पास फ़ोन आया छोटे वाले लड़के का कि भाई के किसी ने चाकू मार दिया। पापा मैंने कहा कहाँ है? कि हॉस्पिटल ले गया। मैं कौन? बोले ये नहीं पता मुझे कौन। तो मैं हॉस्पिटल भागता हूँ। हॉस्पिटल में जब मुझे नहीं दिखता है तो मुझे ये भी पता नहीं था कौन लेके आया है कौन नहीं, किसी का नंबर नहीं था। फिर मैं घर की तरफ को भागता हूँ कि मुझे रास्ते में मिल जाए। फिर मैं घर की तरफ को आधे रास्ते में आता हूँ तो मेरे पास फ़ोन आता है कि अस्पताल आ गया। जब मैं पहुँचा तो उसकी डेट हुई भी थी, पर हमें किसी को दिखाया नहीं। माहौल ये कर दिया गया है कि एक मुसलमान अगर मुसलमान को मार रहा है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो दोनों तरफ के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल सो जाएगा, कोई उसको मतलब ही नहीं। अच्छा है जितना मरेंगे कटेंगे ये आपस में मर कटते रहे। और गलती से अगर मुसलमान के हाथ से हिंदू मर गया तो पूरे देश की सरकार, पूरा तंत्र, पूरी एमसीडी, पूरी पुलिस, पूरी जुडिशरी उनके पीछे हाथ धो के लग जाएगी। उनके सारे घर नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। उन सबको उठा करके अनलिमिटेड, कोई नाम ले दो बस उठाओ अंदर करो, नाम ले दो उठाओ अंदर करो। यहाँ इनके बच्चे को जो लोग लेकर के गए थे, बाकायदा घर से बुला के लेके गए ना जी, घर से लेके बिठा के लेके गए और वहाँ ले जा करके मरवा दिया। तो जब ये चीज़ प्री प्लान थी और सबको दिख रहा है, आज तक पुलिस ने अरेस्टिंग सिर्फ एक आदमी की। ऊपर से कहानी सुना रही है, नहीं साहब 2 जनों का झगड़ा हुआ था और 2 जनों में ये हुआ है। अब बताइए इसके अंदर जब पुलिस की क्लियर सी इंटेंशन दिख रही है ना कि वो सिर्फ एक ही लड़के को, और उसको भी जुवेनाइल बता रहे हैं, जुवेनाइल बता करके कर रहे हैं, तो इंसाफ की उम्मीद आप किससे कर रहे हैं साहब? बाकी उन्होंने पुलिस वालों ने पीछे के रास्ते से उसे निकाल दिया। हमें तो ये भी नहीं पता किस टाइम निकाल दिया, किस टाइम लड़के को हमारे लेके गए। फिर हमें सूचना उन्होंने पुलिस वालों ने दी कि आपके लड़के को जीटीबी हॉस्पिटल भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो आप लोगों ने गुजारिश की थी कि हमें देखने दिया जाए? हाँ, हमने कहा, किसी ने हमें देखने नहीं दिया। हमने बहुत कहा था, हम अपना देखने दिया। मैं इतनी तड़प नहीं, इतनी फैल रही थी, पर मुझे जरा सा भी नहीं झलक नहीं दिखाई मेरे बेटे की। ड्रग माफिया है वो उनके पीछे है। अगर ड्रग माफिया उसके लिए काम कर रही है और ड्रग माफिया के ऊपर मकोका लगेगा, तो मकोका से बचने के लिए वो जुवेनाइल्स को यूज कर रही है, चाहे वो हथियार के लिए हो चाहे वो ड्रग्स के लिए हो। और ये पूरा एरिया ड्रग्स के अंडर आता है, ये आप जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट मार्केट फॉर जी। तो ये जुवेनाइल से कराया जा रहा है, तो क्या सरकार को दिख नहीं रहा है?
सरकार अंधी है क्या? उसका तंत्र फेल हो गया क्या? अभी आप इसके ऊपर एक कमरा डालने जाओ, देखिए कितने पुलिसिया आ जाएंगे, देखिए कितनी एमसीडी आ जाएगी। आज यहाँ मर्डर हो गया है, सब कुछ हो गया है, सरकार सो रही है। आज जब पता है कि जुवेनाइल से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराया जा रहा है, तब सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस का तंत्र अब खत्म होता जा रहा है और अपराधियों का राज अब शुरू हो चुका है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गौतम विहार में, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये, और 9 मई को यहाँ पर अयान मंसूरी की हत्या कर दी जाती है चाकू गोद कर। एक बार चाकू नहीं गोदा जाता है, उसके शरीर में कई बार चाकुओं से हमला किया जाता है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था त्रिलोकपुरी में किस तरीके से उस बच्चे का भी नाम अयान ही था, जिसकी उसको भी चाकू से गोप करके मार दिया गया था। 9 मई के दिन दिल्ली के अंदर लगातार 2 हत्याएं होती है, एक शास्त्री पार्क में होती है, दूसरा गौतम विहार में होती है। हम इस वक्त अयान की फैमिली के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी जो उनके वकील है वो भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, और अयान की माँ है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अयान का पहले से किसी के साथ कोई झगड़ा था, या फिर ये जो घटना हुई है किस तरीके से हुई, और आप क्या चाहती हैं इंसाफ में? हमें तो बस अपने लड़के का इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी हो उसे, और उसकी घर की कुड़की हो। बस हमें तो जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे उसकी माँ तड़प है। जैसे ने मेरे औलाद को उनने चाकू से गोथा है, ऐसे उसका भी ऐसे उसके साथ में ही ऐसे इल्जाम वो हो। आपका बच्चा पढ़ने में काफ़ी तेज था? अच्छा था, बढ़िया था। उसने वो दोनों टाइम ट्यूशन लेता था, 10 बजे भी जाता था, 4 बजे भी जाता था, 12 बजे स्कूल जाता था, और कलाम पाक पढ़ता था, 5 टाइम की नमाज पढ़ता था। तो किसी से पहले कोई झगड़ा वगैरह कुछ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था उससे। वो तो बाहर निकलता था, दुआ सलाम करके निकलता था, किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और अपने बहन भैयों को समझाता था वो घर में बिठाल के, कि वो कहता मैं अब बड़े बड़ों में बैठता हूँ, मैं अपनी इज्जत बनाता हूँ, ये कहता था। कह रहा मैं सब एक आवाज़ में मैं पीछे पीछे आ जाती हैं, कह रहे सब मेरे पीछे पीछे फिरती हैं। इज्जत करते हैं मेरी। ये क्या था, मेरा बच्चा कुरान शरीफ पढ़ा हुआ, नमाज पढ़ता था, स्कूल जाता था, और समझ लो ऐसे दुश्मन बुला के ले गया घर से मेरे बच्चों को, तो वापस इन्हें चाकू मारे मेरे। 9 बजे गया था घर से निकल के, रात को 9 बजे मैंने ये कहा था, जब अपनी दादी के पास मिठाई दिया तो बोला अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त की स्कूटी लिया, अपने दोस्त को देखा हूँ, तो मैं खाना तो खा ले, तो बोला जब भी अम्मी 2 मिनट लगेंगे, जब भी आके खाना खाऊंगा। जब वो गया, 2 बच्चे लड़ लेते आपस में, तो हमारा छोटा वाला, बड़े से छोटा लड़का मजला वाला, वो उन्होंने देखा कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे, तो उन्होंने बीच बचाव कर दिया। बीच बचाव चक्कर में एक लड़का था उसका ही दोस्त, उनने चाटा मार दिया मेरे लड़के कि तूने बीच बचाव क्यों करा, तूने ये बच्चे लड़े तो मैं बीच बचाव कर दिया, उन्हें चाटा मार दिया। वो चलाया घर पर उन्हें अपने भाई को नहीं बताया कि इन्हें मेरे चाटा मारा, पर उसी के दोस्त ने इससे अयान से शिकायत कर दी कि तेरे भाई के चाटा मारा, तो उसी को बुला के ले गए। तो 2 लड़के स्कूटी पे बिठाल के और ले गए, वहाँ जाके उसकी मारपीट करी, साथ में चाकू को घुसेड़े, जो करा उसके साथ। जी, एक चाकू नहीं मारा, मारते ही रिया, कभी इधर कभी सीने पे, सांस ही लेने नहीं दे रहा मेरे बच्चे को, बहुत ही मारा है, बुरी बेदर्दी से मारा है, समझ लो। अयान के फादर हैं, दोनों माँ बाप वो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि अपनी सारी दौलत जो है वो सारी पूंजी अपने बच्चे को पढ़ाने में ही इन्होंने लगा दिया। तो आपको पता चला, थाने गए थे आप? सर हमें अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं दी है, ना उसको लड़के को ये दिखा रहे हैं कि बालिग है और या नाबालिग है, बट नाबालिग बताया गया है उसे, पर वो है बालिग। आधा मोहल्ला यही कह रहा है कि वो बालिग है। हाँ, क्योंकि अगर नाबालिग भी है तो अगर 3 महीने में वो वापस आ जाएगा, लोग कह रहे हैं, फिर वो किसी का और लाल ख़त्म करेगा जैसे मेरा करा है। इसलिए रेखा गुप्ता जी से भी ये मेरी विनती है कि वो इस केस को देखें, नहीं तो आम दिन किसी ना किसी के बेटे छीनते रहेंगे। नाबालिग इन्होंने वही बना लिया है कि इशू कि मारो और 3 महीने बाद आ जाओ, फिर हफ्ता वसूली करो, 2 को धमकियाँ दो, लोग पूरा मोहल्ला डरने लगेगा। पुलिस का क्या रवैया रहा है इन सब में? पुलिस का रवैया तो जैसे भी है ठीक ही है, पर ये नहीं है कि हमें संतुष्ट करा जाए। जी, हमें संतुष्टि अयान नहीं मिल को रही। इस घर से कितनी दूर पे चाकू मारा गया था? जी मुश्किल से 100 कदम पे।
100 कदम पे। हाँ जी फिर आपको पता चलता है जी। अस्पताल? मैं काम पे था जी। मेरे पास फ़ोन आया छोटे वाले लड़के का कि भाई के किसी ने चाकू मार दिया। पापा मैंने कहा कहाँ है? कि हॉस्पिटल ले गया। मैं कौन? बोला ये नहीं पता मुझे कौन। तो मैं हॉस्पिटल भागता हूँ। हॉस्पिटल में जब मैं ये नहीं दिखता है तो मुझे ये भी पता नहीं था कौन लेके आया है कौन नहीं, किसी का नंबर नहीं था। फिर मैं घर की तरफ को भागता हूँ कि मुझे रास्ते में मिल जाए। फिर मैं घर की तरफ को आधे रास्ते में आता हूँ तो मुझे मेरे पास फ़ोन आता है कि अस्पताल आ गया। जब मैं पहुँचा तो उसकी डेट हुई भी थी, पर हमें किसी को दिखाया नहीं, बच्चे को बिल्कुल भी। मैंने ये भी रिक्वेस्ट करी कि माँ को तो दिखा दो, पर नहीं दिखाया। हम लोग वहाँ पे रोने लगे। मतलब मतलब अपना होश खो दिया हमने हॉस्पिटल में जब ये पता लगा कि बच्चे की डेट हो गई है। बाकी उन्होंने पुलिस वालों ने पीछे के रास्ते से उसे निकाल दिया। हमें तो ये भी नहीं पता किस टाइम निकाल दिया, किस टाइम लड़के को हमारे लेके गए। फिर हमें सूचना उन्होंने पुलिस वालों ने दी कि आपके लड़के को जीटीबी हॉस्पिटल भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो आप लोगों ने गुजारिश की थी कि हमें देखने दिया जाए? हाँ, हमने कहा किसी ने हमें देखने नहीं दिया। हमने बहुत कहा था, कह रहे हैं हम अपना ना माँ को देखने दिया। मैं इतनी तड़प नहीं, इतनी फैल रही थी, पर मुझे जरा सा भी नहीं झलक नहीं दिखाई मेरी बेटी की। तो इससे पहले भी उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं वगैरह? हाँ, क्रिमिनल केस हैं जी, उस पे भी उसके घर वालों पे भी। जिन उसकी माँ बाप तो है नहीं, बाप तो यूपी रहता है। एक उसका फूफा पाल रहा है, फूफा और फुप्पो। उन्होंने अपने बेटे तो सही सलामत रखे हैं, इसे क्रिमिनल बनाया वो है। क्या कहता है कि वापस आएंगे तो फिर 2-3 मर्डर? हाँ जी, 3 जनों का उनने ये जाने से पहले नाम लिया है कि मैं आते ही 3 जनों को और टपका दूंगा। ये मोहल्ले के बच्चों ने हमें बताया। आप लोगों को डर लग रहा है? और क्या डर नहीं लगेगा? पता नहीं किसका नाम लिया हैगा कि मेरे छोटे वाले भतीजे के भी उसने, मतलब जैसी हमें तो डर ही लग रहा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़के थे, अब 2 हैं। अब 2 हैं, तो मतलब बाकी पर भी जान का खतरा आपको उस लग रहा है? पे बड़े से छोटे वाले पे भी चाकू रखा था, पर उसके दोस्त ने उसे निकाल दिया हाँ। कि चल तू यहाँ से जा। सब में पहले तो उसी पे चाकू रखा था, पर उसके दोस्त ने उसे निकाल दिया। ये आ गया। डर के मारे उसे बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना डर के वजह से। पूरा डर खौफ है हमारे अंदर। वो नहीं स्कूल भेज रहा, नहीं ट्यूशन भेज रहा उसे, नहीं मदरसे भेज रहा। तो आप घर के अंदर नहीं, अगर उसको पैक कर देंगे तो उसकी तो पूरी लाइफ ऐसे ही खराब हो जाएगी। तो लाइफ खराब हो जाएगी। उसी इलाके में तो इसका स्कूल है। मोहब्बत मोहल्ले में ये कांड हुआ है, और मोहब्बत मोहल्ले में ही इसका स्कूल है। तो बस वही रास्ता, तो कैसे भेज दें? हथियारों कुछ करो, हथियारों को वो ऐसे खुला घूमते रहेंगे तो पता नहीं किस किस के लाल मारते रहेंगे। ऐसी उनकी माइयाँ बहनी तड़पती रहेंगी, क्या क्या ऐसे करेगा? हम तड़प रहे हैं, ऐसी और तड़पेंगी। क्या पता क्या करेगा। तो अच्छे खासी उम्र है उसकी। तुम तो देखो ना फोटो, हमारा है छोटा, वो तो खूब सही है। किसी ने मार दिया, वो भी 3 महीने में बाहर आ जाएगा। उनके लिए मर्डर अब एक वो बन गया है इशू कि 3-4 महीने में जब वापस आ जाएगा तो किसी की भी हिम्मत पड़ती है। हमें तो यूँ डर लग रहा है कि उसके यार दोस्त भी उसके क्रिमिनल से सारी उसकी जानकारी है। आवारा घूमता है वो। तो कहीं और बाकी आपके 2 बेटों को भी ना मार दे, उसका डर आपको? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल डर है। वकील साहब से जी। 2 बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे हैं। उसका टैक्स था, पेपर था, वो सब छोड़ के मेरे बच्चे के। हथियारों की वजह से डर लग रहा है हमें। हथियारों को गिरफ्तार करा जाए। अभी होंगे ना जानने वाले दोस्त जो भी हैं, हाँ। तो उनसे डर लग रहा है कहीं वो अपने जरिए से कुछ ना करवा दे। ये भाई ये डर हुए हैं हम। ये दोस्त के जरिए से तू बुला के ये कांड करा। जो भी दोस्त है तो बुलवाया था उसने। वकील साहब, जितेंद्र जी से बात कर लेते हैं। अब कैसे होगा, मतलब इन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? और दूसरी बात है कि पुलिस के होते हुए देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके से जो अपराध हो रहे हैं, इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? देखिए सर, जब मैं पढ़ता था तो एक गाना बड़ा सुनते थे हम, उसकी 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। कायदा है, कानून है, इंसाफ है, अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। ये मोदी राज और उसके साथ अमित शाह जी, उसके अंदर ये अब गाना चरितार्थ हो चुका है। आज खून करना लोगों ने मजाक बना लिया है। एक छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार, कभी वो हवा में लहराते हुए, कभी वो उसकी मैंने अभी फ़ोटो देखी है जिस लड़के ने मर्डर किया है, हर फोटो में वो एक चाकू लेके खड़ा है। क्या पुलिस सो रही थी?
आज मेरा वीडियो बैन करने में पुलिस को 10 मिनट लगते हैं, और जो लोग हथियारों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, बार बार इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डाल रहे हैं, तब पुलिस का कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता है। तब उसको नहीं दिख रहा है कि ये क्राइम क्रिमिनल बन चुके हैं और ये आगे क्राइम करेंगे। चाहे वो अयान इनका केस हो, चाहे वो दूसरे अयान का केस हो, चाहे वो सुभान मलिक का केस हो, हर केस में आप देखेंगे। एक और था, क्या नाम था उसका, कैफ का, उसके अंदर भी लिटरली वही सीन है, वीडियो बना बना के ये सारी चीज़ें डालना। यानी आज माहौल ये कर दिया गया है कि एक मुसलमान अगर मुसलमान को मार रहा है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो दोनों तरफ के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल सो जाएगा, कोई उसको मतलब ही नहीं। अच्छा है, जितना मरेंगे कटेंगे, ये आपस में मर कटते रहें। और गलती से अगर मुसलमान के हाथ से हिंदू मर गया तो पूरे देश की सरकार, पूरा तंत्र, पूरी एमसीडी, पूरी पुलिस, पूरी जुडिशरी उनके पीछे हाथ धो के लग जाएगी। उनके सारे घर नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। उन सबको उठा करके अनलिमिटेड, कोई नाम ले दो बस उठाओ अंदर करो, नाम ले दो उठाओ अंदर करो। यहाँ इनके बच्चे को जो लोग लेकर के गए थे, बाकायदा घर से बुला के लेके गए ना जी, घर से लेके बिठा के लेके गए और वहाँ ले जा करके मरवा दिया। तो जब ये चीज़ प्री प्लान थी और सबको दिख रहा है, आज तक पुलिस ने अरेस्टिंग सिर्फ एक आदमी की। ऊपर से कहानी सुना रही है, नहीं साहब 2 जनों का झगड़ा हुआ था और 2 जनों में ये हुआ है। अब बताइए, इसके अंदर जब पुलिस की क्लियर सी इंटेंशन दिख रही है ना कि वो सिर्फ एक ही लड़के को, और उसको भी जुवेनाइल बता रहे हैं, जुवेनाइल बता करके कर रहे हैं, तो इंसाफ की उम्मीद आप किससे कर रहे हैं साहब? इंसाफ कहाँ से मिल जाएगा? तो दिल्ली पुलिस काम नहीं करना चाहती क्या? जैसे मामला को दबा दिया जाए किसी तरीके से, ताकि हमें छानबीन करने का मौका ना मिले, वो टाइम ना मिल पाए। सर देखिए, दिल्ली पुलिस काम करना चाहती है कि नहीं चाहती है तो उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो आका हैं वो जहाँ पे एम वर्ड लग जाता है मुसलमान वहाँ पे वो सब चीज़ हथियार सरेंडर कर देते हैं, बहुत एक्टिवेट हो जाता है। अयान के केस में भी जैसे हमने देखा कि आज जैसे 12 तारीख है, तो आज अयान जो त्रिलोकपुरी में लड़का मर गया था, तो उनके प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे वो लोग शांतिपूर्वक, पर पूरी भारी पुलिस बल तैनात कर दी जाती है वहाँ पर। देखिए, उनको अधिकार नहीं है ना। तरुण के लिए तो आज मंगलवार है, आज भी वहाँ जुलूस निकल रहा है, आज भी वहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पे अलाउड है क्योंकि वो हिंदू है। यहाँ मुसलमान है तो भाई साहब आप अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। अभी तो इनका हालात देखिए, बच्चों को ये बाहर वैसे नहीं निकाल सकते, आपकी वीडियोज आने के बाद इनका बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ये लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे बाकी के 2 बेटे हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं डरेंगे? डरने वाला माहौल तो पैदा कर दिया है, पुलिस इनके लिए काम नहीं कर रही है, सरकार इनको पूछ नहीं रही है, कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं डरेगा इंसान? मैंने अभी जो छोटी सी लाइन बोली दोबारा बोल सकता हूं कि आदमी को खून वून सब माफ है भाई। आज मोदी राज में अगर आप किसी मुसलमान को मार रहे हो तो बिंदास मार दो, आपके लिए सब कुछ है। आज इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। आप मुसलमान हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा आपके साथ क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है, आपके साथ बलात्कार हो रहा है या मर्डर हो रहा है या छेड़छाड़ हो रही है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये चीज़ मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इस देश में अब 2 कानून हो गए हैं, एक ए डिवीज़न हिंदू, बी डिवीज़न यानी द्वयम दर्जे का नागरिक आप लोगों को समझा जा रहा है। आपके लिए कोई अख्तियार नहीं बचे, आपके कोई अधिकार नहीं बचे, अब आपके साथ जो होगा बस ऊपर वाला ही है। फिर आप ये मुझको समझाइए ना कि ये जो फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है, फिर ये इंसाफ की जो गुहार है वो किसके सामने लगाए और उम्मीद करे कि इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए साहब, इंसाफ की गुहार तो हमारे पास न्यायालय से ऊपर तो कोई जगह है नहीं। न्यायालय में हम इनके लिए आवाज़ उठाएंगे, जितनी पुरजोर आवाज़ उठा सकते हैं, जितनी उठा सकते उठाएंगे, लेकिन न्यायालय के अंदर जो रिपोर्ट आएगी वो तो पुलिस ही लाएगी, वो तो मैं बना के नहीं ले जा रहा हूँ ना। उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करता रहूँगा। कितनी बार चैलेंज करूँगा? जब चैलेंज करूँगा दूसरा भी तो पुलिस वाला ही होगा, तो होंगे तो अमित शाह जी के अंडर ही। और अमित शाह जी की अगर डायरेक्ट डायरेक्शंस है, अगर ऐसा कुछ है जो मुझे लगता है पिछले कई दिनों से लग रहा है क्लियरली कि अगर मुसलमान है तो छोड़ दो, हिंदू है तो फिर बिल्कुल सब एकदम एक्शन लो। आज उधर तो 2 मिनट में बुलडोजर चल गया था, अपना क्या नाम था, रेखा गुप्ता, वो उनके घर वाले के लिए संवेदना दे रही है। यहाँ का तो काउंसलर तक नहीं आया यहाँ पूछने के लिए क्या ये 16 साल का बच्चा जवान नहीं था? इनका भी तो एक ही लाल था भाई, जो उस उम्र में था, जो आगे बढ़ता, इनका काम करता, हेल्प करता, कल को कमाता, दीन की राह पे चल रहा था, अच्छा खासा पढ़ रहा था, 10वीं क्लास में था, इनका फ्यूचर था। किसी काउंसलर को कोई संवेदना नहीं हुई, किसी एमएलए को कोई संवेदना नहीं हुई, किसी सरकारी तंत्र को कोई संवेदना नहीं है कि एक बार आकर के इनके घर में कम से कम सांत्वना ही दे जाए। तो क्यों? मुसलमान है, नहीं जाएंगे तो कर लीजिए, नहीं जाएंगे, देते रहिए वोट बीजेपी को,
यही होता रहेगा। तो फिर वोट बैंक छीनने का भी तो डर होता है ना इन लोगों के बीच में कि हम इसके घर पे चले जाएंगे तो मेरा वोट छीन जाएगा। माने दूसरे तरफ एक को बुरा लगता है। इंसान, भाई मैं भी तो आया हूँ, मेरे क्लाइंट हिंदू मुझसे छिन जाएंगे ये सोच के आऊँगा? क्या सिर्फ मुझे मुसलमान क्लाइंट ही मिलेंगे? मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। वो तंत्र चला रहे हैं भाई, पूरा राजतंत्र उनके पास है, सत्ता उनके पास है, उनका हक बनता है हर एक मजलूम के पास आना, उनके दुख दर्द सुनना, उनकी मजबूरी सुनना। आज की तारीख में शीला दीक्षित वहाँ तो 1 करोड़ का, ओ शीला दीक्षित सॉरी रेखा गुप्ता जी, वहाँ पे जैसे अनाउंस हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, क्या इस घर को मदद की दरकार नहीं है? इनका जवान बच्चा गया, क्या इनके लिए कोई अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए थी? इनके परिवार से किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? इनके परिवार को कोई सहायता आर्थिक रूप से नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन इनके लिए कोई नहीं है, काउंसलर तक नहीं आ रहा है, एरिया का कोई जो लोकल लीडर्स हैं वो तक नहीं आ रहे हैं। आप कहाँ उम्मीद कर रहे हैं साहब इंसाफ की? इंसाफ अब किताबों में रह गया है। तो अभी जो मेन अक्यूज्ड है जिसका नाम बताया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि वो भी नाबालिग है। वो सही में नाबालिग है या फिर झूठे कागजात पेश करके नाबालिग बनने? देखिए, वो क्रिमिनल है, पहली चीज़ ये बहुत क्लियर है। उसने पहले भी बहुत क्राइम किए हुए हैं। ये पहली बार नहीं है कि वो जेल जा रहा है या चाइल्ड केयर में जा रहा है। वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जिस आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, हाउ डज इट मैटर वो बालिग है या नाबालिग है? वो तो क्रिमिनल ही बनेगा। बाहर निकल के अभी बोल के ही गया है, इन्हीं लोगों ने बताया कि 3 मर्डर और करूंगा। तो भैया सरकार उसको दे रही है ना इजाज़त कि कर ले भाई, अभी तेरे को फिर छोड़ेंगे, फिर 2-3 कर ले, जब तक तू 18 का होगा तेरे को खुली छूट है, जितनी मर्जी मर्डर कर ले। ये कौन सा न्याय चल रहा है भाई? ये कौन सा कानून चल रहा है? जो चीज़ें हो रही हैं, क्या सरकार अंधी है? सरकार को नहीं दिख रहा है? हर तरफ आज ऑर्गेनाइज क्राइम का, अभी उस लड़के की मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की थी तो मुझे ये पता चला दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं है जो वो बेचता नहीं था और करता नहीं था। जो आदमी नशे का व्यापारी है उसके पीछे डेफिनेटली जो ड्रग माफिया है वो उनके पीछे है। अगर ड्रग माफिया उसके लिए काम कर रही है और ड्रग माफिया के ऊपर मकोका लगेगा, तो मकोका से बचने के लिए वो जुवेनाइल्स को यूज़ कर रही है, चाहे वो हथियार के लिए हो चाहे वो ड्रग्स के लिए हो। और ये पूरा एरिया ड्रग्स के अंडर आता है, ये आप जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट मार्केट फॉर जी। तो ये जुवेनाइल से कराया जा रहा है, तो क्या सरकार को दिख नहीं रहा है? सरकार अंधी है क्या? उसका तंत्र फेल हो गया क्या? अभी आप इसके ऊपर एक कमरा डालने जाओ, देखिए कितने पुलिसिया आ जाएंगे, देखिए कितनी एमसीडी आ जाएगी। आज यहाँ मर्डर हो गया है, सब कुछ हो गया है, सरकार सो रही है। आज जब पता है कि जुवेनाइल से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराया जा रहा है, तब सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है ना जी, सब कुछ उनके हाथ में है। एमसीडी उनकी है, स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है, होम मिनिस्ट्री उनकी है। अब तो कोई रीज़न ही नहीं बचा। बेचारे केजरीवाल जी तो बोलते रहते थे कि भाई पुलिस मुझे दे दो तो मैं दिखाऊं, फिर भी उनके राज में कम से कम इतना अंधेर नहीं था। अब तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, जो मर्जी करो। मुसलमान है तो काट दो भैया, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, आदमी को खून वून सब माफ़ है, बशर्ते वो आदमी मुसलमान का हो। कुछ नहीं है हमारे पास में, हम पैसे वाले नहीं है, हम गरीब हैं। मेरे भैया तो उसी पे कहते हैं मेरा बच्चा अब जवान हो रहा है कि घर संभालेगा, थोड़ा मेरा संभालेगा सहारा। उसका सपना था मैं पढ़ जाऊं, अच्छा इंसान बनूं, काबिल। और पढ़ाई में बनना इतने चाह अच्छे रहा हूं। नंबर आते थे उसके। वकील बनना चाहता हाँ, कह रहे हैं मैं वकील बनूंगा। अच्छी इसकी वो थी, सपने थे अच्छे, सिस्काटी थी इसके अच्छे में अच्छे। वो चाहता मैं अच्छे इंसानों में बैठूं। मतलब आप अयान के दोनों आप माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, हम पढ़ाना चाह रहे हैं। लगाते हैं हमारे भैया, जो भी कमाते थे सब बच्चों पे लगाते। 2-2 बार ट्यूशन मेरा भतीजा जाता था, कुरान भी पढ़ा दिया समझ लो। और स्कूल में भी अच्छे में पढ़ाया, प्राइवेट में अपने खर्चे कम कर दिए थे, लेकिन बच्चों पे सारा खर्च करते थे पढ़ाई से कि मेरा बच्चा काबिल बन जा, कल को मेरा भी सहारा बनेगा। अल्लाह हमारा मकान तक नहीं हुआ, मेरे भैया की सब कमाई बच्चों पे लग जाती थी पढ़ाई के। अभी भी आप लोग किराए पे ही रह रहे हैं? हाँ, किराए पे ही हैं। अब अपनी बाप का तो थोड़ा सहारा हुआ, जहाँ जाते थे साथ में लेके जाते थे उसे। अरे क्रिमिनल कह रहा है कि मैं बाहर आऊंगा और 3 को और टपकाऊंगा। सर देखिए, जो इस परिवार की कंडीशन है, एक्चुअली पहले शुरुआत में उसने जो इनका 13 साल का बेटा है उसकी गर्दन पे चाकू रखा था। तो प्लान तो उसका वहीं से मारने का शुरू हो गया था, बट उसको उसका दोस्त जैसे भी बचा के ले गया और बड़े वाले ब्रदर की डेथ हो गई, जो उसने ब्रूटल मर्डर किया है।
आपने देखा ही है कितनी जगह चाकू से वार किया है, पूरा छाती में, सीने में, हर जगह। मतलब इट वाज अ लिटरली अ ब्रूटल मर्डर। और अब इस फैमिली के लिए पहले तो डीसीपी साहब से उम्मीद रखता हूं मैं कि शायद वो कुछ प्रोटेक्शन दे पाएँ, लेकिन अगर वहाँ से नहीं मिली तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली। तो वो मैं करूँगा और जितना हो सकेगा मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ तक लड़ाई है एंड तक मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। ये कह रहे हैं कि नाबालिग है, लेकिन मर्डर अगर आप देखेंगे तो वो जानबूझकर किया गया मर्डर है। तो क्या आगे चल के कानून के अंदर कुछ ऐसे बदलाव नहीं हो सकते हैं कि जहाँ पर जानबूझ के अगर कोई किसी को मार रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उसको कड़ी से कड़ी देखिए सर, होने तो चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए होना। तो आप ये देखिए कि जुडिशरी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है कि अपने आप ही कोलेजियम सिस्टम से जिसका मन आ रहा है, जिसको मर्जी जज बना रहा है, वहाँ कोई पैरामीटर्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें हटनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जुडिशरी के इतने पद खाली पड़े हैं, आप बताइए, करोड़ों करोड़ के स्पेंडिंग पड़े हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट में वैकेंसीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वैकेंसीज़ हैं, नहीं फिलअप हो रही हैं। होना तो बहुत कुछ चाहिए। हो क्या रहा है, मेन इम्पॉर्टेंट ये है। आज सिर्फ इतना है, मोदी राज में आप 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, आपके लिए बहुत है। आप उसमें शुक्र अदा कीजिए। जो अल्लाह को मानता है वो अल्लाह का, और जो भगवान को मानता है वो भगवान का। वो सब उन्हीं को। मुसलमान न्याय की उम्मीद ना रखे। हाँ, बिल्कुल ना रखें साहब। क्यों रखोगे? सेकंड सिटीजन हो आप, लड़ रहे हैं ना, यही परिवार होगा। मैं लड़के दिखाऊंगा ना, देख लेंगे इनको कितना न्याय मिलेगा। अभी पहले सबसे पहले प्रोटेक्शन का ही देख लो, वो तो डे 1 का काम है। कल सुबह ही डीसीपी ऑफिस पहुंच जाऊंगा, देख लेते हैं कौन प्रोटेक्शन देता है इनको, क्या कर देते हैं वो। मुसलमान है तो कुछ नहीं है साहब। इस देश में ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरा, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है, मैं प्रोसीजर फॉलो करूँगा और प्रोसीजर के तहत जो काम होता है, शायद यहाँ से नहीं तो अगला सुनेगा, अगला नहीं तो हाई कोर्ट तो सुनेगी। हाई कोर्ट से मुझे पूरा फेथ है, मुझे पूरा विश्वास है, वहाँ सुनाई देगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में शायद सुन लेंगे। तो कहीं तो सुनवाई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जैसे मेरे लड़के को चाकू मारा गया तो मेरा लड़का चीख रहा था, मुझे बचा बचा, पर कोई मोहल्ले में से नहीं आया। कह रहे हैं यहाँ से एक होते हैं, 1 से 2 होते हैं, 2 से 15-20 हो जाते हैं। तो कह रहे हम कहते हैं यहाँ पे ये जुर्म क्यों लगाया गया, यहाँ से करो। तो कह रहा हम ऐसे ही लगाएंगे, जो कर मिले वो कर लो। तो कहते हैं कि बहन बेटियों को नहीं निकलना बंद कर दिया उन्हें। और हमने वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराई तो वहाँ भी कोई ध्यानदारी, कोई गौर नहीं करी। मोहल्ले का वो मोहल्ला खराब कर रखा, गंदा। पूरे मोहल्ले का भी यही पूरा हाल है इस तरह। हाँ, बहन बेटियों को निकलने ही नहीं दे रहा, डरा के रखा ना। तो ये इस तरीके से फोटोज डाले जाते हैं एक क्रिमिनल के द्वारा। और मार के ही, मेरे लड़के को मार के वो सिगरेट पीते हुए हंसता हुआ जा रहा था और घर में पार्टियां और खाना पीना हो रहा था। तो उसको पता है ना कि वो छूट जाएगा, इसलिए और जब पुलिस आई तो उनकी औरतें तो जैसे हटकइयाँ लगना चाहिए हाथों में, तो हटकइयाँ नहीं लगी थी उनकी। औरतें आगे आगे ऐसी जा रही थी, पुलिस पीछे पीछे, औरतें ऐसे आगे आगे। मतलब वो उनको पता था कि ये 2-2.5 महीने में मेरा बेटा बाहर तो निकल उन्होंने जाएगा। तो खुद हाजिर करा है, क्या तू चला जा, हम छुड़वा देंगे, हम पैसे जमा कर देंगे। उन्होंने कहा माँ बाप पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम किराए पे रह रहे हैं। ठीक। तो कह रहा तू हाजिर हो जा, हमने पैसा जमा कर दिया, हम छुड़वा लेंगे तुझे ना। उसे नाबालिग में कह के 3 महीने में वो छुट आएगा। वो है नहीं नाबालिग, पर नाबालिग है तो किसी की भी हत्या ले सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। ऐसा समाज में हो रहा क्या कि तू नाबालिग है तो किसी की भी जान ले सकता है। ये छोड़ देंगे तो फिर होगा ऐसा। पर वो इस बात को चैलेंज दे के गया कि मैं 3 को और टपकाऊंगा, कह के गया दोस्तों को।